यार बहुत अच्छी करनी है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ईयू फॉर्मेट में। ये नहीं है 20 पेजेस की आप सीवी तैयार करें। तो इसमें सीवी पे आप ध्यान दें, स्किल पे ध्यान दें, और जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने उस एक्स्ट्रा टाइम को बहुत यूटिलाइज करें एक्स्ट्रा स्किल सीखने के लिए। वो आप, क्योंकि आपको गवर्नमेंट दे रही है, पैसे दे रही है खाने के रहने के, तो आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम आपको यूटिलाइज करना चाहिए स्किल लर्निंग के लिए। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आफ्टर 3 years। तो बेसिकली ये था बेसिक सा ओवरव्यू साइबर सिक्योरिटी इन इटली का। यहाँ की जब पीआर होती है वो 28 ईयू कंट्रीज में वैलिड होती है, या यहाँ का जो रेजिडेंस परमिट भी होता है उसमें 28 ईयू कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। फॉर लेस देन 90 डेज आप विजिट करना है, कुछ आपको वीजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फॉर मोर देन 90 डेज आपने अगर वहाँ लेट्स से वहाँ काम करने जाना है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, तो फिर आपने कन्वर्जन करानी होती है। तो वो ईच कंट्री के अपने सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, जनरल यही है कि वहाँ की कोई कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट देना चाह रही है, काम देना चाह रही है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे आप वहाँ जाते हैं और वहाँ लोकली आपका यहाँ का पीआर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली पे आप वहाँ वर्क नहीं कर सकते, वो आपको वीजा लेना पड़ता है। तो ये जनरल सा रूल था। अब अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर चलते हैं, और मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने की। बस एक चीज मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पहले तो 2012-13 में ऑड जॉब बहुत कम थी, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं। लेकिन अब कुछ साल हुए, 2-3 साल हुए, ऑड जॉब्स काफी ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो गए ड्यू टू फूड डिलीवरी और कोरियर्स, और इस तरह बहुत ज्यादा ऑड जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो वो भी अच्छे हैं, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स में जान। Welcome to Global Information Security Society for the Professional of Pakistan. अस्सलामुअलैकुम भाइयों, मेरा नाम दाऊद है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, हमने रिसेंटली एक सेशन किया था बुलेट के बारे में। साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट थी bullets.com। तो उससे मुझे कुछ लोग जानते हैं। बेसिकली मेरा भी ताल्लुक साइबर सिक्योरिटी से है, और मैं पास्ट मोर देन कह सकते हैं 10 ईयर से साइबर सिक्योरिटी में ही काम कर रहा हूँ, और इटली के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। तो जो आज का सेशन था, थैंक्स टू शहजाद भाई अगेन, एक इन्वायरमेंट इन्होंने तैयार किया, एक ग्रुप तैयार किया जो दूसरे प्रोफेशनल्स की हेल्प कर रहा है। तो जैसा कि मैं खुद इस ग्रुप के साथ फ़ायदा उठाता हूँ, अक्सर मैं कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं और मेंबर्स के साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो, अगर मैं टेक कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ गिफ्ट भी किया जाए। तो जैसा कि बहुत से लोग इंटरेस्टेड हैं, आजकल जैसा हम बात कर रहे थे कि इमिग्रेशन की जाए यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। जैसे कि पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइवल्स, और साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, और जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इनमें जब यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाती है तो कुछ बड़े कंट्रीज़ में इटली का भी नाम आता है, जो एग्जैक्ट मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन आई थिंक 2 या 3 में, टॉप 2 और 3 में इटली आता है ईयू इकोनॉमीज में। तो मतलब बाहर से तो शायद लोगों को ये बात ना पता हो, तो इटली इकोनॉमी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, साइबर सिक्योरिटी की भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी। तो आज का सेशन इसी पे बेसिकली हम कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि हाँ, इमिग्रेशन कैसे की जाए। सेकंड, हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि वंस वी आर हेयर तो हमने आगे कैसे मूव करना है, हम साइबर सिक्योरिटी में फिर इटली की कैसे इन हो सकते हैं। और फिर हम थोड़ा सा इसको टच करेंगे कि वंस यू आर इमिग्रेटेड टू इटली, अगर आप किसी और कंट्री मूव करना चाहते हैं ईयू, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में, तो वो भी पॉसिबल है इटली से, क्योंकि इटली ईयू मेंबर है। तो अगर आप इटली के पीआर होल्डर हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो आप किसी और ईयू कंट्री भी मूव कर सकते हैं। 28 ईयू कंट्रीज हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इमिग्रेशन से। जो इटली का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है वो है स्टडी वीजा। मतलब आपका रूट स्टार्ट करते हैं हम इमीडिएटली आफ्टर इंटर, इमीडिएटली आफ्टर एफएससी, एफए, जो भी आप इसको कहना चाहें। सबसे पहला स्टेप बेसिकली इमिग्रेशन का जो आसान है, बाकी भी हैं वर्क वीजा, विजिट वीजा, लेकिन इटली उनमें बहुत बदनाम है। 95% चांसेस हैं कि आपका वीजा रिजेक्ट होता है। बहुत एक्सेप्शनल हैं आप, बहुत ज्यादा आप माहिर हैं अपनी फील्ड के, आप 15 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा इन डिमांड है, तो कोई भी कंट्री आपको इनकार नहीं करेगा, इटली छोड़े आप, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस फील्ड में न्यू हैं, तो 95% चांस है इटली इज नॉट गुड फॉर यू। तो आपके लिए एक ही रूट बचता है जो काबिल एतबाद है और जो वर्कआउट करता है, वो है स्टडी वीजा। तो स्टडी के बेसिकली थोड़ा सा मैं इटली का बैकग्राउंड बताता हूँ। इटली की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो दुनिया में मानी जानी हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर है, और उनका स्टडी स्टैंडर्ड, एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। उसमें इंजीनियरिंग आ जाती है, आईटी आ जाती है, मैकेनिकल, ऑटोमोटिव।
थोड़ा सा डिफेंस साइड पे भी आ जाता है। वेपन इंडस्ट्री इटली की बहुत अच्छी है। तो लेकिन हम आज ज़रा आईटी पे फोकस करेंगे। तो इमिग्रेशन का फर्स्ट स्टेप है, चाहे बैचलर हो चाहे मास्टर हो। इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। बेसिकली आज का जो सेशन है, मैं इसमें कोशिश करूंगा कि जितने भी मेंबर सुन रहे हैं और ये बाद में भी सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, उनको थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाए, ताकि वो अगर कल को ये काम खुद करना चाहें बगैर किसी कंसल्टेंट को पे किए, तो वो इजीली खुद कर सकें, ना कि किसी को 20 लाख दे 30 लाख दे सिर्फ ये काम करने के लिए। ठीक है, तो मेन में हमारा मकसद ये है कि अगर आप को गाइडलाइन दे दी जाए, आप खुद कर सके। बेसिकली बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो यही हमारा मेन मोटिव है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एडमिशन फाइल ऐसे अपलोड कर रही है, ये है वो है। तो बेसिकली हम थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे स्टडी कैसे स्टार्ट की जाए। बेसिकली इटली का जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो है नवंबर दिसंबर से लेके मार्च तक एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू होते हैं, इसमें बैचलर के भी मास्टर्स के भी। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपने यूनिवर्सिटी हंटिंग करनी होती है। उसमें इनकी एक वेबसाइट है स्टडी इन इटली, वहां से आप यूनिवर्सिटी हंट कर सकते हैं जो आपके लिए मुनासिब है। लाइक आप आईटी का कोर्स करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर का करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन, या जो भी आप करना चाह रहे हैं, वहाँ आप फिल्टरिंग कर सकते हैं, लैंग्वेजेस की फिल्टरिंग कर सकते हैं। आपने यूनिवर्सिटी हंटिंग करनी है सबसे पहले। जब आपने यूनिवर्सिटी हंटिंग कर ली और आपके पास पूरे इटली की, उसमें वो सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी और कुछ प्राइवेट भी आएंगी इवन। तो वो आपने यूनिवर्सिटी हंटिंग वहां से उस पोर्टल से स्टार्ट कर दी। जब आपने जो थोड़ा सा मैं इसके पीछे जाऊंगा एक स्टेप, जो इटली का एजुकेशन प्रोसेस है, सिस्टम कैसे चलता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। मैंने बहुत कम स्टूडेंट देखे हैं यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, जिन्होंने फीस दे के पढ़ा हो। मोस्टली यहाँ फ्री पढ़ते हैं, और ना सिर्फ फ्री पढ़ते हैं बल्कि गवर्नमेंट यहाँ पैसे भी देती है आपको पढ़ने के। वो आपको रेजिडेंस के पैसे देती है, वो फीस फ्री करती है, वो आपको ट्रांसपोर्ट के पैसे देती है, आपके गुजर बसर के पैसे देती है। बस उनकी एक रिक्वायरमेंट है, आपने पढ़ना है और अपने क्रेडिट मेंटेन करने होते हैं। तो इसलिए यहाँ एजुकेशन ऑलमोस्ट आप फ्री कंसीडर कर सकते हैं, एज एज फार एज आप उनकी रिक्वायरमेंट पे उतर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप वो नंबर्स ला रहे हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट। और नंबर्स का इतना नहीं होता, यहाँ क्रेडिट सिस्टम होता है कि लेट से आपको 20 क्रेडिट्स चाहिए। तो लेट से अगर आपके 3 सब्जेक्ट पास करने से आपको 20 क्रेडिट मिल गए हैं, तो यू आर गुड टू अप्लाई। ऐसा नहीं है कि आपको कहा जाएगा कि आपके 100% मार्क्स नहीं आए, 90% नहीं आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिक सा इन्वायरमेंट ये है यहाँ एजुकेशन का। तो एजुकेशन मोस्टली फ्री है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। और यहाँ पे जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है वो डिवाइडेड है रीजन वाइज, जिनको जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं प्रोविंस, सूबे, तो यहाँ रीजन्स में कंट्री डिवाइड हुआ है। तो यहाँ रीजन वाइज स्कॉलरशिप डिवाइड है। और उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप भी होते हैं। ये तो हो गया लोकल। फिर कुछ होते हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स। जैसे मैं एक नाम लूंगा, इरास्मस। तो वो भी इटली से आप अवेल कर सकते हैं। वो बेसिकली इरास्मस इंटरनेशनल कोर्स होता है, जिसमें 2 कंट्रीज मिलकर एक कोर्स ऑफर करती हैं। लेट से वो कहते हैं पहला साल इटली पढ़ोगे, दूसरा साल फ्रांस पढ़ोगे, पहला साल फ्रांस, दूसरा साल इटली। तो जो आपका स्टार्टिंग कंट्री होता है वहां पे अप्लाई करते हैं। तो इरास्मस में आप, अगर आपका कोर्स इटली से स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जो थर्ड फंडिंग अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए होती है, वो मास्टर या पीएचडी के लिए वो HEC हमारा करता है, जो पाकिस्तान का HEC इदारा है, हायर एजुकेशन कमीशन। तो वो भी आपको फंडिंग करता है। लेकिन उसमें एक इशू है, वो हम एंड पे डिस्कस, जब क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे उसमें आप मुझे याद करा दीजिएगा, तो उसमें हम थोड़ी सी लाइट डालेंगे। ओके, तो ये था थोड़ा बेसिक माहौल। अब लेट से आपने यूनिवर्सिटी हंट कर ली, यूनिवर्सिटी फाइंड कर ली जो आपके कोर्स पे बेस्ट फिट आती थी, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है। मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ जो मस्ट चाहिए ही चाहिए। तो बेसिक जो है, आर्ट्स। यूनिवर्सिटी इवन कहे ना कहे, आपने आर्ट्स अपलोड करना ही करना है, क्योंकि कल को आपका एडमिशन हो जाता है तो एम्बेसी आपसे आर्ट्स लेगी ही लेगी, वरना आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो आर्ट्स आप मस्ट समझ लें। और ऑब्वियसली अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटर मस्ट है। आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर मस्ट है। तो आर्ट्स इज वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट। और अगर तो आपके पिछली एजुकेशन एटलीस्ट 65% मार्क्स होने चाहिए। FSC की मैं अगर बात करूं या FA की बात करूं, तो अगर आप लेट से आप कह रहे हैं यार मैं 40% के साथ पास हूं, तो आपके चांसेस बहुत लो हो जाते हैं। ऑनेस्ट ऑनेस्ट मतलब ये नहीं मैं कहूँगा 40% है तो आप अप्लाई करें, आपकी किस्मत है। अगर यूनिवर्सिटी की यहाँ लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो अगर तो सीट हुई तो आपका नंबर आ जाएगा, ना हुई तो वो पहले फोकस करेंगे जिनके ज्यादा नंबर हैं उनको। तो आर्ट्स इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। बैचलर के लिए मोस्टली रिक्वायरमेंट होती थी, अभी भी है, 5.5
लेकिन अगर आपके ज़्यादा हैं, इसमें 6.5 है, 7, 8.5 है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन मिनिमम 5.5 है, जो कि बहुत इजीली अचीव किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सिटी प्रोसीजर कि हमने यूनिवर्सिटी सर्च की, उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी, उनका एडमिशन तरीका उनकी हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा होता है, वो आपने पढ़ा, आपने अप्लाई किया। वहाँ आपको वो कुछ यूनिवर्सिटीज कहेंगी कि आपने बेसिक सी एडमिशन फी देनी है जो 25-30 यूरो होती है, और बहुत कम है जो नहीं लेती। पहले पहले तो मोस्टली ये हुआ करता था कि यूनिवर्सिटीज नहीं लेती थी एडमिशन फी, लेकिन अब मोस्टली लेती हैं। तो एडमिशन फी के साथ आप एडमिशन अप्लाई करेंगे। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, आप आर्ट्स वगैरह सारा अपलोड करेंगे। हर यूनिवर्सिटी ने एक पोर्टल सा बनाया होता है मोस्टली ने। तो बहुत कम है जो कहती हैं आप हमें ईमेल कर दो, लेकिन मोस्टली का अपना पोर्टल है डेडिकेटेड। वहाँ फॉर्म्स होते हैं, नेम इंटर करें, सर नेम, मतलब आप एक्स्ट्रा इंटर कर ही नहीं सकते। जो सिर्फ रिक्वायरमेंट है वो आपसे वो रिक्वायर करेंगे और आप सबमिट कर देंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे चलो अभी टाइम है हमें वेट, तो पहले जो आगे बेस्ट वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोसीजर चलता है नवंबर से मार्च के दौरान, जिसमें आप एडमिशन वगैरह अप्लाई करते हैं सारा। तो लेट से आपका, आपके इसमें 12th है, आपका नाम आ गया, यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर इशू कर दिया, आपको ईमेल पे आ जाता है कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया, या आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आती है यूनिवर्सिटी से। फिर आपका नेक्स्ट काम आता है प्री इनरोलमेंट एट एम्बेसी। तो पुराने तरीके में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा अपडेटेड तरीका है इनका। एक तो ये बात आपने ज़हन नशीन करनी कि हर साल तरीका चेंज होता है, हर साल कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस लाते हैं। अब मैं जब आया था 2012-13 में बहुत डिफरेंट था, अब बहुत डिफरेंट हो चुका है तरीका। तो आपने अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड रखना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, एम्बेसी की वेबसाइट से, स्टडी इन इटली की वेबसाइट से, और अभी जो मैं प्री इनरोलमेंट बता रहा हूँ, इन्होंने एक न्यू वेबसाइट इशू की थी कुछ 1-2 साल पहले, यूनिवर्स इटली इसका नाम था। तो ये प्री इनरोलमेंट के लिए काम आती है। बेसिकली जो आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेटर दे दिया, वहां आप अपलोड करेंगे यूनिवर्स इटली पे प्री इनरोलमेंट के लिए। उनकी भी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होंगी, फॉर्म्स होंगे, वो फिल करो, अपलोड करो, एडमिशन लेटर अपलोड करो, आइल्स अपलोड करो, जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, डीओवी, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। वो बेसिकली आसान अल्फाज में ये होता है कि आपके पाकिस्तान की एफएससी, यहाँ के हायर एजुकेशन के इक्वलेंट है, वो एक लेटर होता है जो कहता है कि ये बंदा यहाँ इटली में यूनिवर्सिटी एंट्री के लिए एलिजिबल है। तो डीओवी अगर आप पहले बना लें तो बहुत अच्छा होता है। तो आप जब यूनिवर्सिटी इटली पे अपलोड करेंगे तो ये चीज़ें सेट ऑफ रिक्वायरमेंट होगी जो आप अपलोड करेंगे। ये बेसिकली पोर्टल करता क्या है, ये आपसे जो एडमिशन लेटर है और जो आपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देंगे, एम्बेसी को ट्रांसमिट करता है डॉक्यूमेंट्स। एम्बेसी वो वैलिडेट करती है, इसमें 1-2 महीने लग जाते हैं, और इसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रहेंगे और आपको बाद में नहीं, जितनी जल्दी आप कर सकें उतना आपका फायदा है। तो आपने जब वो कर दिया अपलोड, एम्बेसी को डॉक्यूमेंट चले जाएंगे, एम्बेसी वैलिडेट करेगी। और इसके बाद जो मैं कह सकता हूँ किस्मत वाले होंगे, उनका ऐसा होगा कि एम्बेसी आपको कम्युनिकेट करेगी। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कराची के यूजर्स के लिए और इस्लामाबाद के यूजर्स के लिए, उनका थोड़ा सा डिफरेंस है। कराची में इटली का कंसुलेट है, और इस्लामाबाद में कराची की एम्बेसी, सॉरी, इस्लामाबाद में जो इटली की है वो एम्बेसी है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, लेकिन जनरल मैं बताता हूँ, बाद में इन डिटेल अगर जाना हो तो चल जाएंगे। तो बेसिकली फिर आप जब एम्बेसी को डॉक्यूमेंट चले गए थे, उन्होंने वैलिडेट किया, तो वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, यार ओके, फलां तारीख को आपने फेडेक्स के ऑफिस आके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। मतलब वो आपको कम्युनिकेशन करते हैं। तो कराची का डिफरेंस ये है कि आपने जब अक्सर ईमेल आ जाती है तो आप अपॉइंटमेंट के बगैर फेडेक्स चल जाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं था, आप हमेशा अपॉइंटमेंट पे जाते हैं। तो जब आप फेडेक्स चल जाते हैं, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट करते हैं, तो अब बहुत ज़्यादा एम्बेसी इंटरव्यूज लेती है। तो आपको अगेन कॉल या ईमेल आएगी जिसमें वो कहेंगे हम फलां दिन आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं। ठीक है। उसमें वो ऑब्वियसली अगेन वो जज करना चाहेंगे कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप वाकई जेन्युइन स्टूडेंट हैं नहीं है, या आप सिर्फ कमाने के लिए जा रहे हैं। तो ये आपको मैं बता दूं कि इटली मतलब इंटेंशनली वो आपकी चेक करेगा कि आप जेन्युइन यूजर हैं, आप रियली स्टूडेंट हैं, रियली स्टडी करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद मोस्टली स्टेप खत्म हो गया, आपका इंटरव्यू किया, तो आपको वो कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद, या कभी कभी उसी टाइम भी बता देते हैं कि ओके यू आर सिलेक्टेड, और कुछ दिन बाद आपको कॉल करेंगे कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें और वीज़ा स्टैम्प हुआ होता है। उसमें बेसिकली ये होता है कि इटली में जो एजुकेशन ईयर है वो सितंबर में स्टार्ट हो जाता है, अगस्त के एंड में सितंबर में। तो आप जितना जल्दी ये सारे पिछले प्रोसेस करेंगे उतना जल्दी आपको वीज़ा इशू होगा और आप इटली में प्रोसेस कर लेंगे। क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी यहाँ कहती हैं कि ओके आपका नाम आ गया, सब कुछ आ गया, आप इनरोलमेंट फी सबमिट करें। आप जो एनुअल फी होती है, फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेते हैं, आपका स्कॉलरशिप हुआ नहीं हुआ। जो यानी कि बहुत से स्कॉलरशिप है वो इटली आके अप्लाई होते हैं, ज़्यादातर, बहुत कम है
जो आपको वहीं बैठ के ऑफर हो जाते हैं कि ठीक है हम आपको इतना स्कॉलरशिप दे रहे हैं, फिर उस केसेस में आपको फी नहीं है। लेकिन जो दूसरे केसेस जो यहाँ आके अप्लाई होंगे उनमें आपको कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आप एडवांस में ही हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फी दे दें। तो इसलिए आपने कोशिश ये करना है कि आप अपने पिछले प्रोसेस जल्द से जल्द करें ताकि आपको वीज़ा ऑन टाइम इशू हो सके। और वीज़ा अगर ऑन टाइम इशू होगा तो आप यहाँ इनके डेडलाइन से पहले इटली आ सकेंगे और आप जो यहाँ इनरोलमेंट प्रोसीजर है वो कर सकेंगे। अगर आप लेट होंगे तो यूनिवर्सिटी अक्सर कहेगी कि आप टू लेट हैं, हम आपको अब इस साल फैसिलिटेट नहीं कर सकते। तो आपकी फीस अगर आप रिफंड अप्लाई करते हैं तो बहुत सी डिटेक्शन होकर आपको वो रिफंड करते हैं, और बहुत से केस में रिफंड नहीं भी करते। तो ये था बेसिक सा रूल। बाकी अगर किसी को इन डिटेल चाहिए तो वो हम यूनिवर्सिटी इन इन क्वेश्चन आंसर सेशन में वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ यहाँ आने के बाद फिर इंसान कहता है कि ओके स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है। जैसा मैं बता रहा था रीजनल स्कॉलरशिप्स होते हैं तो उनकी अपनी एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डेडलाइंस होती हैं। तो उसमें कुछ कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं कॉन्सुलर डॉक्यूमेंट जो यहाँ हमारी एम्बेसी तैयार करती है, हमारा कंसुलेट तैयार करता है, पाकिस्तान कंसुलेट या पाकिस्तान एम्बेसी इन इटली। तो उसमें ये होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पाकिस्तान से ऑलरेडी तैयार करके आने होते हैं। जैसे कुछ एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आपकी फैमिली की पूरी फैमिली की इनकम क्या है, कौन काम करता है कौन नहीं करता। उसके बाद वो एफआरसी मांगेंगे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी को देंगे या आप इटली लेकर आएंगे वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आप ऐसे ही डॉक्यूमेंट ले आएंगे तो वो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपका काबिल कबूल नहीं होगा। तो जब यहाँ से कौंसलर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो जो कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है वो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको यहाँ एक अपना एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, इक्वलेंट डॉक्यूमेंट इन इटालियन लैंग्वेज। और उसमें ये होता है कि वो अपनी स्टैम्प के साथ और इक्वलेंट लैंग्वेज में इशू करते हैं। तो जहाँ यहाँ जो इटली में इदारे हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। इटली में ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में डॉक्यूमेंट देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करती हैं, वो इंग्लिश में एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन जो इदारों की बात की जाए तो वो इटालियन इनकी लैंग्वेज है। जो यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इटालियन है। लेकिन बहुत से कोर्सेज अब इंग्लिश में ऑफर होते हैं। इंजीनियरिंग के भी, मैंने भी इंजीनियरिंग की थी, मैंने इंग्लिश में की थी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको जो सी आपकी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाती है। अगर आप इटालियन में कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी है, उसके लिए भी ऑब्वियसली इनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, इटालियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तो अब थोड़ा सा मैं एडमिशन में थोड़ी सी मजीद रोशनी डालना चाहूंगा। जब मैंने बताया कि सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है, यहाँ पहले पहले तो ऐसा होता था टेस्ट नहीं होता था एडमिशन के लिए, यहाँ आकर टेस्ट देते थे हम स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ सालों से इन्होंने चेंजेस ये कर दिए हैं कि 99% या 95% मैं कहता हूँ अब आपका वहाँ बैठ कर ही टेस्ट होता है रिमोट। उसमें इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए वो हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, लेकिन कुछ जो है यूनिवर्सिटीज अपना खुद का कंडक्ट करती हैं और कुछ इन्होंने एक जनरल स्टैंडर्ड बना दिया है। जैसे पाकिस्तान में होते हैं नेट या गैट, इस तरह कुछ होता था। इनका एक टॉल सी है और एक दो और हैं, इन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया, उसमें आप पास कर लें तो वो काबिल कबूल है यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसके बगैर एडमिशन नहीं है, ठीक है। 95% यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के बगैर नहीं देंगे। और वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एफएससी की होती है, एफए की होता है, रटाबाजी सिस्टम होता है। तो वो समझ रहे होते हैं हमने ये कर ली तो वो क्या चीज़ है। ऐसा नहीं है, यहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यहाँ टेस्ट काफ़ी डिफिकल्ट होगा, और आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जो आपने पढ़ा है, जो केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आप पढ़ते थे उसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और तैयारी अच्छी आपको करने की जरूरत है। तो इजी आप किसी स्टेप को नहीं लेंगे। इस पूरे प्रोसीजर में आप देखें नवंबर से हम स्टार्ट हुए थे, सितंबर तक आ गए, तो इतना टाइम आपका लगता है इस सारे चीज़ों में। तो अगर आप तरीके से करें, खुद पढ़ के करें रिक्वायरमेंट से, तो आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। सब चीज़ें इनकी वेबसाइट्स पर लिखी हुई हैं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है आपको कंसल्टेंट्स की। और मोस्टली कंसल्टेंट्स जैसा कि हम आपको पता ही है, सब नहीं मैं कहता, लेकिन 70-80% तो आपको सुनहरे बाग दिखाएंगे, वो जाली होंगे। हम आपका वीज़ा लगा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो करते कुछ भी नहीं है। वो यही सब कर रहे होते हैं और आपसे वो इसके बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो 30-30 लाख, 35-35 लाख, वो कहते हैं यूरोपियन वीज़ा, तो हम इतने, बहुत ज़्यादा फ्रॉड है पाकिस्तान में। तो वो एक 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 दो स्टूडेंट को वो जेनवन लगवा कर, मतलब वो खुद कुछ भी नहीं करते, मतलब किसी और से हेल्प लेके ये सारे डॉक्यूमेंट सेट करवा के वो एक लगवा के वो स्टूडेंट फिर उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिसिटी कर रहा था कि यार मेरा एंड वीज़ा लगवा दे। फिर सारे उनको 20-30 लाख देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और पाकिस्तान में आप चले जाएं तो बहुत से सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ मतलब अब तो खैर हालात ही ऐसे हैं, लेकिन वो उन लोगों की बेस्ट एफर्ट ये है कि बस किसी तरीके से हम यहाँ एंटर हो जाएं। तो ये चीज़ों से आपने एहतियात करनी है। जो इंटरव्यूअर होता है एम्बेसी में, वो आपका बहुत तेज बंदे होते हैं, तो वो इजीली जज कर लेते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है।
ऐसा नहीं है कि आप हर कोई, हम पाकिस्तान में बैठे होते हैं, हम यही समझ रहे होते हैं कि हम बहुत तेज हैं, हमारे से तेज कोई नहीं है। लेकिन जब आप फील्ड में उतरेंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस उनकी नहीं, जब आप फील्ड में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया बहुत डिफरेंट है। ऐसा नहीं था जैसा हम सोच रहे थे। तो ये थोड़ा सा हो गया एडमिशन से रिलेटेड। अब हम आते हैं थोड़ा, वंस यू आर हेयर, जब आप यहाँ इटली में लैंड कर जाते हैं तो इसमें फिर वही आपकी हर हर इदारे की डेडलाइंस हैं, स्कॉलरशिप्स की, एडमिशन्स की, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं थोड़ा सा स्कॉलरशिप का बताता हूँ, जिस रीजन में मैं हूँ उसकी मैं मिसाल देता हूँ, हर रीजन की होती है। अब हमारे रीजन में अब स्कॉलरशिप जो अपडेटेड चल रहा है वो ये है कि बैचलर के स्टूडेंट को तकरीबन साल का 7,000 यूरो दिया जाता है, और वो उसकी एजुकेशन, उसके खाने पीने, उसकी रेजिडेंस के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है। उसकी ऑब्वियसली ये 2 इंस्टॉलमेंट देते हैं। पहली आपने जो एडमिशन लिया और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की तो वो फौरन आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट तब मिलती है जो उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है, जब वो फिल करते हैं तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट रिलीज हो जाती है, और अक्सर साथ ही थर्ड इंस्टॉलमेंट भी रिलीज हो जाती है फॉर नेक्स्ट कमिंग ईयर। तो यहाँ बेसिक था स्कॉलरशिप का ये तरीका है। लेकिन अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेते हैं और जो उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट थी वो आपने फिल नहीं किया, तो बहुत से रीजन्स आपसे कहेंगे अब आपने ये पैसा हमें वापस करना है। तो वो आपसे रिफंड भी क्लेम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे मैंने बस पहले 3500 यूरो खा लिए तो बस खत्म। नहीं, अगर आपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो कहेंगे चलो भाई वापस करो पैसे, आप एलिजिबल नहीं थे, आपने क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, वापस करो। तो ये था बेसिक सा स्टार्ट। अब आपका एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताता हूँ। यहाँ बहुत सी यूनिवर्सिटीज, सारी नहीं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज, उनमें अटेंडेंस सिस्टम नहीं होता। ठीक है, उनमें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। यहाँ रेस नहीं है। ठीक है, यहाँ स्कूल सिस्टम भी ऐसा, जैसे स्कूल सिस्टम की मैं बात करूँ तो पहले 8 साल आपका कोई एग्जाम नहीं है, थोड़े बहुत टेस्ट होते रहते हैं जस्ट आपको इंगेज करने के लिए, लेकिन कोई रेस नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी ऐसा ही है कि आपका अटेंडेंस सिस्टम नहीं है। आपका एक पोर्टल होता है, उस पर आपका एक स्केड्यूल आ जाता है, इस वीक का ये स्केड्यूल है, मतलब आपको पूरे सेमेस्टर का स्केड्यूल होता है। तो आप क्लासेस लिखी होती हैं कौन सी क्लास में आपने जाना है, तो वो वहाँ आप जाएंगे, प्रोफेसर आएगा, वो आपको पढ़ाएगा, क्वेश्चन आंसरिंग होगी। अगर आप जाना जाए नहीं जाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं। सिर्फ बहुत से कम केसेस में पूछ होती है कि आपको कोई लैब थी वो मैंडेटरी थी, वो आपने नहीं ली तो वो आपके नंबर काटेंगे या आपसे कहेंगे कि आपने क्यों नहीं ली, लेकिन बहुत कम चांसेस ऐसे। तो एजुकेशन इधर यह है कि आपने पढ़ना है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ाएगा। तो यहाँ ऐसा सिस्टम है कि अगर आपने पढ़ना है मोस्ट वेलकम, प्रोफेसर आ रहा है पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ना ना हो। तो इनके जो एग्जाम्स हैं वो तकरीबन साल में 4 दफा होते हैं, 4 सेशन होते हैं। और आप एक एग्जाम, लेट से आप पहले सेमेस्टर में, मेरे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये एग्जाम मैं चारों सेशन में दे सकता हूँ। जो मेरा कंप्यूटर साइंस अब मैंने पढ़ा है, मैं अभी इस सेशन में दे सकता हूँ, अभी नहीं मैंने देना, मैं नेक्स्ट सेशन में देना है, मैं नेक्स्ट में दे दूंगा, मैंने उसमें भी नहीं देना, उन अगले में दे दूंगा। आगे भी मैंने लेके जाना है, मैं लेके जा सकता हूँ। अब जैसे मेरे स्पेसिफिक, मैं अपनी अगर करियर की बात करूँ तो मेरा जो एक मैथमेटिकल एनालिसिस 2 का कोर्स था, जो मेरा थर्ड सेमेस्टर का कोर्स था, तो वो मैंने जाके सबसे लास्ट सेमेस्टर में किया था। मुझे वो कोर्स पसंद नहीं था, तो वो उसको मैं स्किप करता गया, मैं बाकी कोर्सेज करता गया, तो मैंने सबसे एंड पे ये वाला कर लिया था। तो ऐसा आप कर सकते हैं, एज फार एज आप उनकी रिक्वायरमेंट अचीव करते रहें, कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की, इतने क्रेडिट अचीव किए तो आप थर्ड सेमेस्टर में कोर्स आप पिक कर सकते हैं। थर्ड आपने वो उनके कोर्स अगर क्रेडिट रिक्वायरमेंट अचीव नहीं की तो आप उसके थर्ड सेमेस्टर ओपनिंग नहीं होगी आपकी। तो बेसिक ये है एजुकेशन के बारे में, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के बारे में। तो अब हम चलते हैं, आपने यूनिवर्सिटी पढ़ ली, सारे कोर्सेज वगैरह कर लिए, तो बहुत से आपके कोर्सेज यहाँ ओपन बुक भी होते हैं। जो एग्जाम होता है ओपन बुक होता है, प्रोफेसर आपको कहेगा बुक ले नहीं ले, कोई मसला नहीं, तो लॉजिकल होता है ज़्यादा। कुछ हैं क्लोज भी होते हैं, और मोस्टली में अब तो इंटरव्यू भी लेते हैं, वो ओरल ओरल एग्जाम जिसको कहते हैं। तो आप एग्जाम देंगे रिटर्न, फिर वो आपको 1-to-1 ओरल एग्जाम लेगा, जिसमें वो आपको, लेट से प्रोग्रामिंग है तो कहेगा ओके ये प्रोग्राम बनाओ, कोई ज्योमेट्री का है या फिजिक्स का है तो वो आपसे लॉजिकल बात करेगा। अब जैसे मेरे कोर्स में फिजिक्स का एक कोर्स था, वो ओपन बुक था। मेरा एक कोर्स था डेटाबेसिस का, ओपन बुक था। तो उनको कोई जो उनसी मर्जी आप बुक ले आए, लेकिन वो देखेंगे कि आपके स्किल क्या है। तो ये था हमारा एजुकेशन, क्या क्या आपने पढ़ना है। जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा लकी हैं, बैचलर के ये सारे इन्होंने काम करने होते हैं, एडमिशन टेस्ट देना है, ये देना है, लेकिन मास्टर्स के स्टूडेंट एक तो ऑलरेडी मैच्योर्ड होते हैं, और उनके बहुत से मास्टर स्टूडेंट का एडमिशन टेस्ट नहीं होता। तो इस सेंस में मास्टर के स्टूडेंट थोड़ा सा बैचलर से बेहतर है। तो ये है बेसिक सा
ओवरव्यू इटली का सिस्टम, इमिग्रेशन, इटली में एज अ स्टूडेंट कैसे आना है आपने, और आगे पढ़ना कैसे है। अगर आपको इसमें कोई सवाल है तो आपने अभी पूछना है शहजाद भाई, अगर अभी आपने क्वेश्चन आंसर करने अभी कर लेते हैं, नहीं तो एंड में। अब मैं नेक्स्ट चीज बताना चाहूंगा कि जब आप डिग्री खत्म कर ली या इन पैरेलल आप जॉब फील्ड में कैसे एंटर हो सकते हैं। ओके, अगर तो कोई क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन तो मैं कैसे आगे करते कंटिन्यू। हैं कि लोग चैट में लिखते हैं, एंड पे चैट को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं कि आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाई खत्म कर लिया आपने, तो आपने आगे क्या करना है। अब बैचलर के स्टूडेंट है तो आगे अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। लेट से अभी हम पहला केस देखते हैं कि आपने स्टडी खत्म कर ली, ये वाला केस। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप मास्टर परस्यू करना चाहते हैं, एक वो है, दूसरा है आपने जॉब स्टार्ट करनी है। तो अब मैं अपना कुछ अपना मैं जाती एक्सपीरियंस बताऊंगा, जाती ओवरव्यू बताऊंगा। वो लाजमी नहीं है कि वो सब पे अप्लाई हो, वो हो सकता है मेरे लिए सही हो, आपके लिए गलत हो, तो वो किसी ने पर्सनल नहीं लेना। किसी ने नहीं कहना कि यार ये फजूल मार रहा है, मतलब मैं अपना जाती ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं ये बेसिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं मतलब 2012-13 से साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ मैं। एक्सेंचर में मोर देन 3 ईयर मैं साइबर सिक्योरिटी टीम लीड रहा हूँ। उसके बाद यहाँ कुछ बैंक है, मैं उनमें टीम लीड रहा हूँ, सॉक में, सॉक थ्रेट इंटेलिजेंस में। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। तो लेट्स से कि आपने स्टडी खत्म कर लिया, आप जॉब फील्ड में एंटर होना चाह रहे हैं। तो इटली वेलकम कंट्री है प्रोफेशनल्स के लिए। ये ऐसा नहीं कहता बहुत से कंट्रीज की तरह कि अब आपने स्टडी खत्म कर ली तो अब आप वापस जाओ वहां से वर्क वीजा लगाओ, नहीं। यहाँ रूल है, जब आपने डिग्री कर ली तो ये आपको 6 मंथ का जॉब हंट वीजा देते हैं। बहुत ईजी है वो। आप समझिए कि बिल्कुल रिलैक्स है। वो आपको जॉब हंट वीजा दे देता है। उसमें यह है कि आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यूज कर सकते हैं, और जो ही आपको जॉब मिल जाए तो आपका वो जो वर्क सर्च वीजा है वो 2 ईयर वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके जब 2 साल पूरे हो गए, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पाकिस्तान में बैचलर जो है वो 4 साल का होता है, लेकिन यहाँ 3 साल का होता है। एक ये चीज है। और जैसे पाकिस्तान में जो एफएससी है वो 12 साल की है, इंटर है, लेकिन यहाँ जो इनका हायर स्कूल सिस्टम है वो 13 ईयर है। तो डिग्री जो इनकी 3 ईयर बैचलर के साथ वो 16 ईयर टोटल ही बनते हैं। तो एनीवे, अब आपने जॉब अप्लाई की, जॉब मिल गई आपको, इन्होंने 2 साल का वर्क वीजा दे दिया, वर्क परमिट, यहाँ रेजिडेंस परमिट इशू किया जाता है। तो आपने 2 साल बाद आपके हो गए 5 साल पूरे इटली में। जो ही आपके 5 साल पूरे हो गए, अब आप इनकी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, एज फार एज कि आपकी जॉब आप कर रहे हैं और जो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पास घर है, उसके ओके है, किराए पे है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सेट्रा, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने फिल की तो ये आपको परमानेंट रेजिडेंसी दे देंगे। जहां तक सवाल है जॉब के दौरान फैमिली, बहुत से लोग कहते हैं फैमिली लानी है, बीवी बच्चे, तो आपको यहाँ ये भी मसला नहीं है। इवन स्टूडेंट भी अपने बीवी बच्चे ला सकता है एज फार एज ही इज अर्निंग सफिशिएंट इनकम, और उसके पास मिनिमम 20 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो। जो स्टूडेंट है 20 आवर्स से ज्यादा ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जो ऑब्वियसली जो वर्कर है वो फुल टाइम कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट भी अगर 20 आवर्स काम कर रहा है और वो लेट्स से महीने के 2,000 यूरो कमा रहा है, तो वो अपने बीवी बच्चे ला सकते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने बच्चे हैं, तो हर फैमिली मेंबर के लिए एक सम ऑफ अमाउंट ऐड होती है जो आपको दिखानी होती है लास्ट ईयर की इनकम में। लेट से मैंने अभी अप्लाई करना है और मेरी एक सपोज एक बीवी है, लेट से 2 बच्चे हैं, तो जो आजकल के हालात के मुताबिक जो इनकी रिक्वायरमेंट है इस साल की वो है तकरीबन, मैं सम करता हूँ, एग्जैक्ट फिगर देखना पड़ेगा, मैं सम बता दूँ, तकरीबन अगर मैंने पिछले साल में 15 से 17 हज़ार यूरो कमाया है तो आई एम एलिजिबल टू अप्लाई माई वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। ये था बेसिक सा ओवरव्यू। आफ्टर एजुकेशन आपने जॉब, एलिजिबिलिटी, वर्क वीजा, थोड़ा सा पीआर, और रिगार्डिंग फैमिली। अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ। साइबर सिक्योरिटी यहाँ बहुत डिमांडिंग एरिया है, जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, बंदे बहुत कम हैं। जो वन ऑफ द कोर रिक्वायरमेंट मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है वो है आपको, आपने जो अपने एजुकेशनल ईयर हैं वो आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है इटालियन लैंग्वेज सीखने के लिए। आपको बहुत लोग कहेंगे मुश्किल है, नहीं है, बहुत इजी है। आपने बस बोलना है, आपने आते साथ इंग्लिश को कोशिश करना है सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक रखना है। बाहर आपने न्यू से न्यू वर्ड डेली सीखना है। इटालियन लोग आपकी बहुत सपोर्ट करेंगे। आप किसी से पूछना चाहोगे कि यार ये हेडफोन्स हैं, इनको इटालियन में क्या कहते हैं, तो आपको बताएंगे। तो मैंने फर्स्ट ईयर के बाद से मैंने बोलना शुरू कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 साल का टाइम लगा था तो मैं फ्लुएंट हो गया था इटालियन में। तो जितनी जल्दी आप ये सीखेंगे उतना आपका फायदा है, क्योंकि जैसा कि
मोस्टली ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन ही है। तो इवन कुछ कंपनीज आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हायर कर भी लेंगी, लेकिन अगर आप इटालियन लैंग्वेज सीखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ईजी हो जाएगा जॉब लैंड करना और तरक्की करना उसके अंदर। उसके लिए टिप टिप मैंने यही बताई कि आपने बोलना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, दोस्त दोस्त यहाँ के आपने बनाने हैं, बाहर जब निकलेंगे बनाने। और आपके यहाँ फ्री कोर्सेज भी होते हैं इटालियन लैंग्वेज की, यूनिवर्सिटी भी कराती है, आपने वो भी अटेंड करने हैं, वो बहुत अच्छा आपको एक नॉलेज देंगे। तो ये था आपने जॉब्स शुरू कैसे करनी है, सर्चिंग। यहाँ तरह तरह की जॉब्स हैं साइबर सिक्योरिटी में, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की है, थ्रेट इंटेलिजेंस की है, सॉक की है, सॉक एनालिस्ट की है, फोरेंसिक की है, रिवर्स इंजीनियरिंग, तरह तरह की हर फील्ड की जॉब्स हैं। और रिगार्डिंग मैं अगर थोड़ा सा सैलरीज पे रोशनी डालूं, तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ लाइफ जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो रियली गुड पेड हैं। मतलब जो आम फील्ड्स ले लूँ, डेवलपमेंट या जो आईटी की और फील्ड्स होती हैं, उनके मुकाबले में साइबर सिक्योरिटी की बहुत अच्छी सैलरीज हैं जो कॉस्ट ऑफ लाइफ के मुताबिक, और तरक्की के मौके बहुत ज़्यादा हैं। अम, आप आप जब एक जॉब कर रहे होंगे, आपको जगह जगह से ऑफर्स आ रही होंगी कि सेम जॉब हमारे पास ओपनिंग है, हम आपको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, आप हमारे पास आ जाएं। ऐसे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन टू मेन रिक्वायरमेंट मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक: पहली, यू आर गुड इन इटालियन लैंग्वेज। सेकंड, यू आर स्किल्ड। स्किल बहुत जरूरी है। मेरी नज़र में अगर आप यूनिवर्सिटी फर्ज करें, आप वीजा है आपके पास, वर्क वीजा है या फैमिली वीजा, आपके पास यूनिवर्सिटी नहीं भी है लेकिन आप स्किल्ड हैं, स्किल्ड पेन टेस्टर हैं, स्किल्ड एनालिस्ट हैं, नो प्रॉब्लम, आप इजीली बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। अब जैसे मैंने जॉब स्टार्ट की थी, मेरी अभी डिग्री खत्म नहीं हुई थी, तो इस पे बाद में आते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो मैं ऑलरेडी एक्सेंचर में टीम लीड था, मेरी डिग्री नहीं थी। मैं गूगल लेवल तक मैंने इंटरव्यू दिया। उनके 3-4 लेवल्स होते हैं इंटरव्यू में, आपको पता ही होगा। मैं लास्ट लेवल तक गया, उनमें भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ तक बात रही फिर जॉब्स की, इनके कुछ सिटीज़ हैं जो बहुत फेमस हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, मोस्टली बड़े सिटीज आप समझ लें, जैसा कि ट्यूरिन है, मिलान है, रोम है, और कुछ और भी हैं। अब मैं ट्यूरिन में रहता हूँ तो मुझे यहाँ का ज़्यादा पता है, मिलान का थोड़ा बहुत आइडिया। तो जॉब सर्चिंग बहुत इजी है एज फार एज यू आर वेरी स्किल्ड। तो सॉरी, असल में जैसा कि सबको होता है रोज़ा है, तो गला थोड़ा बोल बोल के ना खुश्क हो गया। लेट्स से अब आप जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ के जॉब जो एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपकी सिक लीव्स ऑलवेज पेड होती हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में वो 70% पेड होती हैं, कुछ में 60, कुछ में 100% पेड होती हैं। और आपको ईयरली गवर्नमेंट की तरफ से 20 से 30 वर्किंग डेज आपके पेड ऑफ होते हैं। तो ये भी यहाँ के एम्प्लॉयमेंट लॉ का पार्ट है। लेट्स से आपका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये शुरू में आपके साथ 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एक वक्त तक आता है वो रिन्यू नहीं कर सके, वो परमानेंट उन्हें करना पड़ेगा। परमानेंट है तो ये ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आपको कहेंगे कि कल से आप जॉब पे नहीं आओ, ये आपको सॉरी, रेली रेली मुझे मसला हो रहा है इसका गले खुश करने का। तो ये आपको बेसिकली ऐसे निकाल नहीं सकते एज फार एज यू आर डूइंग गुड। तो वेरी सॉलिड रीजन होनी चाहिए इनको आपको निकालने के लिए। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था जॉब सर्चिंग का, जॉब लैंडिंग का। तो इसमें आपके पास सीवी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सीवी आपने तैयार बहुत अच्छी करनी है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ईयू फॉर्मेट में। ये नहीं है 20 पेजेस की आप सीवी तैयार करें। तो इसमें सीवी पे आप ध्यान दें, स्किल पे ध्यान दें, और जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने उस एक्स्ट्रा टाइम को बहुत यूटिलाइज करें एक्स्ट्रा स्किल सीखने के लिए। वो आप, क्योंकि आपको गवर्नमेंट दे रही है, पैसे दे रही है खाने के, रहने के, तो आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम आपको यूटिलाइज करना चाहिए स्किल लर्निंग के लिए। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आफ्टर 3 इयर्स। तो बेसिकली ये था बेसिक सा ओवरव्यू साइबर सिक्योरिटी इन इटली का। यहाँ की जब पीआर होती है वो 28 ईयू कंट्रीज में वैलिड होती है, या यहाँ का जो रेजिडेंस परमिट भी होता है उसमें 28 ईयू कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। फॉर लेस देन 90 डेज आप विजिट करना है, कुछ आपको वीजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फॉर मोर देन 90 डेज आपने अगर वहाँ लेट्स से वहाँ काम करने जाना है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, तो फिर आपने कन्वर्जन करानी होती है। तो वो ईच कंट्री के अपने सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, जनरल यही है कि वहाँ की कोई कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट देना चाह रही है, काम देना चाह रही है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे आप वहाँ जाते हैं, और वहाँ लोकली आपका यहाँ का पीआर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली पे आप वहाँ वर्क नहीं कर सकते, वो आपको वीज़ा लेना पड़ता है। तो ये जनरल सा रूल था। अब अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर चलते हैं,
और मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने की। बस एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पहले तो 2012-13 में ऑड जॉब बहुत कम थी, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं। लेकिन अब कुछ साल हुए, 2-3 साल हुए, ऑड जॉब्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो गए ड्यू टू फूड डिलीवरी और कोरियर्स, और इस तरह बहुत ज़्यादा ऑड जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो वो भी अच्छे हैं, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स में जानने वाले हैं, वो कुछ और काम करते हैं, कुछ और दिन में, कुछ और शाम में। जैसे फूड हो रहा है आई थिंक पाकिस्तान में, तो यहाँ जस्ट ईट है, ग्लोवो है, बहुत सी और हैं। तो वो अच्छी अच्छी इनकम दे रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट के लिए जस्ट ईट और ग्लोवो ये थोड़ा सा इशू करते हैं कि आप स्टूडेंट हैं, हम आपको नहीं हायर करते क्योंकि हमें 20 आवर से ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ लोकल भी मिल जाएंगी। लोकल जैसे पिज्ज़ा शॉप होता है, बहुत सी लोकल शॉप्स हैं, तो अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन उस उनमें कुछ आपकी रिक्वायरमेंट यही होगी कि इटालियन आती हो, अगर कस्टमर डीलिंग है तो इटालियन मस्ट है, और अगर पिज्ज़ा है तो पिज्ज़ा का काम आता है, सर्टिफिकेशन है। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, बिल्कुल जीरो नहीं है। लेकिन आई थिंक इंग्लिश कंट्रीज के मुकाबले में थोड़ी सी और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कम है। लेकिन प्रोफेशनल जॉब्स की बात की जाए तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो किसी के कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम वो करते चैट में एक क्वेश्चन है, वो देख लें। हैं। जी जी, स्टडी गैप 10 ईयर्स। बेसिकली जो मुझे क्वेश्चन समझ आया वो ये है कि अभी बैचलर किए हुए, नहीं, बैचलर और इंटरमीडिएट के दौरान, ओके, अगर आप बैचलर में आना चाह रहे हैं और इंटरमीडिएट आपने 10 साल पहले किया, तो आई थिंक बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर मैं भी वीजा ऑफिसर हूँ तो मैं भी ऐसी किसी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं अपने जाती राय दे रहा हूँ, मैं किसी को अटैक नहीं करना चाह रहा। इसकी यही वजह है कि वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को, फ्रेश स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। तो वो देखते हैं कि यार इसने पिछले 10 साल में कोई कोशिश नहीं की, पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए बहुत मुश्किल है आगे भी पढ़ना। तो ऐसा मैंने कोई स्टूडेंट नहीं देखा इधर जो इतने गैप के साथ आ सका, इस वजह से मैंने ये बात बोली। ओके, मास्टर्स आप एज जॉब कर सकते हैं, समवन ऑलरेडी एक्सपीरियंस, बिल्कुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर उसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि अगर आपका 20 आवर से लेस कॉन्ट्रैक्ट है तो आप इजीली पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सॉक और इनकी जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट से आपको कहता है कि मुझे फुल टाइम चाहिए, कंपनीज कहती हैं, जैसा कि मैं भी था, यहाँ पे हर साल, तकरीबन हर साल एक इमिग्रेशन ओपन होती है जो स्टूडेंट्स को अलाउ करती है अपना स्टडी परमिट टू वर्क परमिट कन्वर्ट करना इवन बिफोर देयर डिग्री। वैसे नॉर्मली अलाउ नहीं होता, लेकिन उस इमिग्रेशन लॉ के तहत आप कर सकते हैं। उसकी कुछ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफिल करके आप कन्वर्ट कर लें, और जो ही आपका वो कन्वर्जन होगी, आप फुल टाइम काम भी कर सकते हैं और स्टडी भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, डू दे हायर फ्रॉम लिंक्डइन? एग्जैक्टली, बहुत सी कंपनीज आपको लिंक्डइन से हायर करेंगी। मोर देन 90% की पोस्टिंग लिंक्डइन पे होगी। कुछ लिंक्डइन पे एक्सेप्ट कर लेंगे एप्लीकेशन, कुछ कहेंगे हमारी वेबसाइट पे अप्लाई करो। तो लिंक्डइन इज वर्थ टू ट्राई। ओके ओके, कैन वी अप्लाई जॉब्स इन इटली फ्रॉम एनी अदर कंट्री? अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। आपको हर कंपनी की वेबसाइट पे जाके पढ़ना पड़ेगा रिक्वायरमेंट। कुछ कंट्रीज आपको कहती हैं कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम। तो वो करती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्किल्ड होना चाहिए। उसमें एम्बेसी भी इंटरव्यू कर सकती है, आपको उसकी एम्बेसी भी सर्टिफिकेशन कर सकती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम कंपनीज करती हैं। लेकिन कुछ हैं, मैंने देखी हैं खुद, जब मैं जॉब सर्चिंग करता था, अप्लाई करता था, तो बहुत से में लिखा होता था कि हम, अगर आप स्किल्ड हैं तो हम आपको स्पॉन्सर के लिए तैयार हैं, हम वर्क वीजा इशू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहुत कम है। दाऊद, मैं कुछ जनरल बातें करूंगा। जो हमारी ऑडियंस है, जैसे हमने अभी देखा, हमारी ऑडियंस में स्टूडेंट्स तो बहुत कम है। ज्यादातर प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान में या बाहर कर रहे हैं। तो मतलब बैचलर्स वाले लोग तो अब कम ही निकलेंगे, ऑलरेडी अक्सर बैचलर्स हो चुके हैं। तो क्या वो मास्टर्स के लिए जा सकते हैं? पहला ये सवाल है। दूसरा ये है कि फर्स्ट करो, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं 4-5 साल से, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? और क्या उनको लिंक्ड आनी चाहिए? ठीक है। और ज्यादातर लोगों का इंटरेस्ट उसी में है जो होता है ना, स्किल माइग्रेशन जो होती है, जैसे कनाडा की, एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली। की है। इनका भी कोई प्रोग्राम होता है या नहीं होता, ऐसा कोई प्रोग्राम? या इंडिविजुअल केसेस की बात हो रही है यहाँ पे? ओके ओके, जो मास्टर्स वाले हैं ना, जैसे जिन्होंने बैचलर्स कर लिया, तो उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप मास्टर्स अप्लाई करें। ठीक है, मास्टर्स के साथ आपके यहाँ अराइव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। एक तो आप कोर्स 2 साल का छोटा सा कोर्स होता है, ख़त्म भी हो जाता है, एक एक्स्ट्रा डिग्री मिल जाती है, प्लस आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। आप ऑलरेडी स्किल्ड हैं, तो जैसा कि मैंने बताया, आप ऑलरेडी कन्वर्ट कर सकते हैं फुल टाइम जॉब में, और आप यहाँ जॉब कर सकते हैं। और अगर आप कन्वर्ट नहीं भी करते तो 20 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी आप कर सकते हैं। फिर यहाँ की गवर्नमेंट आपको अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना भी अलाउ करती है, आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करनी है वो भी अलाउ करती है।
तो वो भी आप कर सकते हैं और उसके तहत भी आप सारे काम कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने किसी के भी काम ही करना है। तो आप यहाँ वंस यू आर हियर आप जॉब भी कर सकते हैं, अपनी कंपनी भी ओपन कर सकते हैं। तो जो दूसरा सवाल था स्किल्ड इमिग्रेंट्स, डेफिनेटली स्किल्ड इमिग्रेंट ऑलवेज ओपन है। इसके भी मेन यही तरीकाकार है, आपने इनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, उसमें आपने ये सर्च करना है स्किल्ड इमिग्रेंट, और एक इनकी हर चीज गवर्नमेंट की वेबसाइट पे होगी, ठीक है, gov.it या esteri.it, ठीक है, इनका एक वेबसाइट है। तो उसमें आपको बेसिकली हर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि कौन से स्किल्ड वर्किंग वर्कर्स हम अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। उसमें ऑब्वियसली कंपनीज के थ्रू ही होगा, अगर आपको वो कंपनी वो जॉब दे रही है जो स्किल्ड वर्क में आती है और उन्होंने लिखा हुआ है कि वेबसाइट पे कि हम आपको स्पॉन्सर करने के काबिल हैं, तो यू आर गुड टू ट्राई। ये है बेसिक सा। इससे अगर आप ऐसा सोचें कि वहां से मैं डायरेक्टली बैठ के जॉब, तो उसका एक तरीका है, लेकिन मैं जाती तौर पे किसी से ऐसा नहीं मिला जिसने किया। वो है ईयू का एक स्कीम है, उसको कहते हैं ईयू ब्लू कार्ड। आप उस पर सर्च कर सकते हैं, अपने बिहाफ पे ईयू ब्लू कार्ड लिखें, उसमें ये स्किल्ड वर्कर ही आते हैं। बेसिकली वो ये होता है कि वहाँ रिमोट कंट्री से आपको डायरेक्टली एक सॉर्ट ऑफ वर्क परमिट कह लें, या बेसिकली उसका नाम ईयू ब्लू कार्ड है। उसमें आपको वर्क अलाउ है, रहना अलाउ है, फैमिली लाना अलाउ है। उसमें यही होता है कि आपको वहां बैठ के ब्लू कार्ड मिल जाता है, जिसके तहत आप उस जो रिमोट कंट्री आपने सेलेक्ट किया, इटली किया, जर्मनी किया, फ्रांस की, कोई भी यूरोप कंट्री का उसका आपको ब्लू कार्ड इशू, आप उस कंट्री में आके जॉब सर्चिंग कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट वे है फॉर स्किल्ड इमिग्रेंट वर्कर्स, ईयू ब्लू कार्ड, और जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही हूँ जो मैंने देखे हैं वो यही दो हैं। और जो मास्टर के स्टूडेंट हैं वो उनके लिए बेस्ट है कि जिन्होंने बैचलर कर लिया वो मास्टर के थ्रू आए, तो 2 साल पढ़ भी लें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेल करें। ओके। एक भाई का सवाल है कि उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में, और वो यूएस सिटीजन है। तो अब यूएस सिटीजन का तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता उनकी वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या है फॉर इटली। लेट्स से अगर आपको नहीं है वीज़ा रिक्वायरमेंट, आप इटली विजिट कर सकते हैं 90 डेज से लेस। तो जो अगर आपको 15 साल है और आप हाईली स्किल्ड वर्कर हैं, तो यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बहुत सी जॉब्स जो आपको कहेंगी मतलब लैंग्वेज की डिमांड करेंगी, लेकिन जब वो आपको देखेंगे बहुत स्किल्ड है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेंगे लैंग्वेज पे। तो जब मैंने शुरू की थी जॉब तो मैं इतनी ज़्यादा लैंग्वेज नहीं बोलता था, तो उन्होंने मुझे इंग्लिश प्लस थोड़ी बहुत इटालियन पे ही सिलेक्ट किया था। तो गुड अपॉर्चुनिटीज आर देयर। फिर आपके स्किल को जज किया जाएगा जो आप कंपनी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ बहुत सी कंपनीज हैं, गूगल तक है, फेसबुक तक है, हर बड़ी बड़ी कंपनी भी है। तो आप अप्लाई करें, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनकार होगा तो क्या हुआ, 100 में अप्लाई करें, 100 में 2 तो कहेंगी आ जाओ, 20 कहेंगे इंटरव्यू दो, 20 के इंटरव्यू में से 2 तो कहेंगी, तो अप्लाई ट्राई, आपका कुछ जाता नहीं है ट्राई करने में। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं है होगा नहीं होगा, लेकिन ट्राई करेंगे तो आपके पास एक आंसर होगा। यहाँ पे टिपिकल सैलरी कितनी होती है किसी का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो क्या ऑफर करते हैं यहाँ पे, और टैक्सेशन कितनी है? ओके, टैक्सेशन पूरे ईयू में बहुत हाई है। उसकी कुछ वजूहात हैं, ये आपको उन टैक्सेशन के एवज आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये आपको आपको और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को हेल्थ हेल्थ अलाउ करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। आपको किसी भी टाइम कोई अर्जेंट इमरजेंसी है, ऑपरेशन है, बहुत ज्यादा कवरेज है, बहुत ज्यादा कवरेज है। आपके कोई दिल का मर्ज है, अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी का कुछ भी बड़ा इशू होता है, तो वो हेल्थ कवर है पूरे ईयू में। मतलब जो इटली का मेरा हेल्थ कार्ड है वो पूरे ईयू में, अगर जाता हूँ जर्मनी मूव करने तो मुझे वहाँ अल्लाह ना करे इमरजेंसी होती है, तो वो मुझे वहाँ भी मेरा हेल्थ कार्ड इशू होता है। फिर आपके यहाँ डिपेंड जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन फ्री है। पहले कुछ साल सिर्फ आपको बहुत थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है, जो आपकी बुक्स हैं और थोड़ी सी इंश्योरेंस होती है वो वगैरह पे करनी होती है। और आपका अनएम्प्लॉयमेंट का एक यहाँ अलाउंस होता है। लेट से आपने 3-4 साल काम किया, आपकी जॉब कंपनी बंद हो गई, अब आप अनएम्प्लॉयड हो गए हैं या उन्होंने कुछ वजह से आपको निकाल दिया, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ले सकते हैं। जो टैक्सेशन है यहाँ इनकी स्लैब्स में डिवाइड है। लेट से 1 से 15,000 यूरो तक इनके तकरीबन 23% है। फिर 16,000 से लेके 25,000 ये लेते हैं, उस पर आई थिंक ये 29 या 30% लेते हैं। फिर उससे ऊपर ही करते करते 49-50% तक जाते हैं। तो टैक्सेशन काफ़ी हाई है, लेकिन बेनिफिट भी बहुत है। जो एवरेज सैलरीज में आपको बता दूं, जो आप स्टार्टर हैं अगर साइबर सिक्योरिटी में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1500 एवरेज, 1500 यूरो। मैं अगर बात करूं, नेट की बात करता हूँ टैक्स को छोड़ के, तकरीबन आप समझ लें कि 1200-1300 यूरो से आप नेट स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपको 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो
तो अब आपकी किस्मत, आपकी कंपनी और आपके स्किल पे डिपेंड करता है। आप 10,000 यूरो नेट पे भी जा सकते हैं, 8,000 यूरो नेट पे भी जा सकते हैं। ये थोड़े रेयर केसेस हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं ऐसे। तो 6-7 हज़ार यूरो पे भी आप इजीली जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स। ये आप पर मंथ की बात कर रहे हो, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पर मंथ नेट की। क्योंकि बाज़ औक़ात हमें ना लिंक्डइन से या वो में वहां से ऑफर्स आती है ना लोगों को, वो तो पूरे साल का 60,000 बोल रहे होते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो एग्जैक्टली 5,000 4,000 3,000 तक ऑफर कर रहे होते हैं पर मंथ, इवन यूके के अंदर एग्जैक्टली भी। तो वो बड़ा कम एग्जैक्टली, होता है बाज़ औक़ात। ऐसे ही ये है तो ऐसे ही आप है। अब जैसे अच्छा मैं बता रहे मिसाल हो। देता हूँ, आप अब स्टार्टिंग में, आप लेट से आप स्टार्ट करें तो आपको कहेंगे यार हमने आपको 30,000 एनुअल इनकम देनी है। तो अब आप टैक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं थोड़ा आसान रखते हैं। लेट से कि वो कहते हैं हम आपको 15,000 पूरे साल का दे रहे हैं, तो आप देख लें 1 ईयर से 15,000 तक 23% टैक्स है। तो 23% काट लें और बाकी जो होगा उसको आप डिवाइड कर लें 13 पार्ट्स में, और कुछ कंपनी उसको 14 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि पर मंथ इनकम आती रहेगी, और दिसंबर में एक 13वीं इनकम एक्स्ट्रा मिल जाएगी, और जून में 14वीं। कुछ कुछ सिर्फ 13 में करती हैं इसको, तो दिसंबर में आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है। वही बेसिकली वही डिवाइड हुई भी होती है। कंपनी यूजुअली आपको लालच दे रही होती है हम आपको 13 देंगे, 14 देंगे, लेकिन वो आपकी वही इनकम डिवाइड होती है। फिर कुछ आपकी इधर जो एक एक्स्ट्रा इनकम कंपनी में बनती रहती है जितना टाइम आप उसी टैक्सेशन में कटती है। दो तरह की, एक तो पेंशन फंड ऑटोमेटिकली जाता रहता है आपके उन टैक्सेस से जो आप दे रहे हैं। दूसरा, आपकी कंपनी के अंदर एक फंड कलेक्ट होता रहता है, एम्प्लॉयमेंट फंड आप उसको समझ लेट से आपने उसी कंपनी में 60 साल काम किए, और पर ईयर आपका उधर 1,000 यूरो कलेक्ट होता रहा। तो आपने 60 साल बाद जॉब छोड़ी तो आपका 60,000 यूरो पड़ा हुआ था, जब जॉब खत्म हुई तो आपको 60,000 यूरो दे देंगे। ये तो यहाँ एक ये चीज भी एक्स्ट्रा है। चैट में ओके, सवाल डू है। देता हूँ पाकिस्तान। हाँ जी, वो आप देख लें चैट से देख लें। ओके हाँ, 5K इनफ टू मैनेज व्हेन यू हैव 3+ years मैनेज। बेसिकली ये डिपेंड करता है। ठहरे, पहले एक और सवाल है बेसिकली 10 years गैप वाला। 10 एक्सपीरियंस, ओके। गैप बेसिकली 1-2 साल का चलता है। हद कर लें तो 3 साल, वो कम चांसेस है, लेकिन इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। मतलब अलाउ है, आप कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन एक्सेप्टेंस रेट ना होने के बराबर है। उसके बाद है 5K इनफ टू मैनेज व्हेन यू हैव 3+ years। मैनेज डिपेंड करता है आपके खर्चों पे, आपकी फैमिली पे। अब जैसे जिस सिटी में हम रह रहे हैं, तो आपके लाइफ स्टाइल पे बहुत डिपेंड करता है। हो सकता है आपके लेट से एक वाइफ है, एक बच्चा है, तो हो सकता है आपके लिए 1,500 यूरो इनकम भी बहुत हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप कॉस्ट ऑफ इटली देख सकते हैं, जिसमें रेंट और ये सब भी देख सकते हैं। यहाँ रेंट एक्सपेंसिव होता है। आपका एक कमरे का घर होगा तो 400-450 से 500 यूरो उसका रेंट होगा। ठीक है, और अगर आपका 2 कमरे का घर है तो वो 800 तक भी जाएगा, 1,000 तक भी जाएगा। तो यहाँ बहुत जो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ होती है वो रेंट होता है। तो उसके बाद अभी जो इन्फ्लेशन आई है उसमें कुछ काफ़ी फर्क पड़ा है पूरे यूरोप में। एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई हैं, बिजली की, गैस की, पेट्रोल, गैस, और उसकी वजह से सारी चीज़ें थोड़ी सी ऊपर गई हैं। तो अभी रिसेंटली थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अगर आपका 5K यूरो है तो यस, यू आर गुड टू सर्वाइव। अगर आप इवन लेट से आप कहते हैं कि सर्वाइव करना है, तो मैंने आपको बताया 1,500, 1,620 अक्सर लोग रहते हैं उस पर। तो आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यू। अगर मैं डेली एक रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, डेली मैं उधर 100 यूरो लगा के आता हूँ, 200 यूरो लगा के आता हूँ, तो मुझे शायद 5,000 भी कम हो। ये आपके लाइफ स्टाइल पे बहुत डिपेंड है। लेकिन आप जैसे देसी स्टाइल है, हम बहुत कम अगर जाएं, महीने में एक दफ़ा रेस्टोरेंट चल जाएं, 2 दफ़ा चले जाएं, हमने एक्स्ट्रा पार्टीज करनी नहीं होती इनकी जो होती हैं, एक्स्ट्रा कोई खर्चे नहीं है, तो 1,500 से 2,000 इज गुड अमाउंट। दाऊद भाई, सवाल तो बहुत सारे हैं असल में, क्योंकि इनके क्या है मतलब, सर्च इंजन जॉब के इनके कोई अलग से वेबसाइट्स हैं स्पेसिफिक, जैसे बास कंट्रीज की होती हैं अगर ढूंढना चाहे वहां पे जॉब्स? दूसरा, हलाल फूड का क्या है वहां पे, इजी मिल जाती है, नहीं मिलती? इस तरह की चीजें ओके थोड़ी सी बता दें। ओके, इससे पहले मैं वो आंसर कर दूं। उन्होंने पूछा कि साइबर सिक्योरिटी का पाकिस्तान के एक्सपीरियंस काउंट करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। वो आपसे इंटरव्यू के दौरान जज कर लेंगे कि आपने जो लिखा है कि 5 साल एक्सपीरियंस है वो वाकई सही है नहीं। अगर मैंने बोला कि मुझे 5 साल पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है, वो मुझे सिनेरियो देंगे, ये लो ये क्रैक करो, ये लो ये फाइंड करो। तो अगर मैं कर लिया तो वो कहेंगे ठीक है, वैलिड है। तो ये कंपनी कंपनी पर डिपेंड है। उनमें यहाँ ऐसा नहीं कि आपने पाकिस्तान में किया तो हम नहीं मानते, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, रिगार्डिंग सर्च इंजन, लिंक्डइन इज बेस्ट। 90% जॉब लिंक्डइन पे आएंगी। लेकिन आप
फिर गूगल सर्च इंजन से करके जो कैरियर्स इन इटली इस तरह सर्चेस करके जो गूगल डॉक्स लगा के आप सर्चेस कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे भी। लेकिन मोस्टली लिंक्डइन इज मोर देन इनफ। और दूसरा आपने हलाल फूड की बात की, डिपेंडिंग ऑन सिटी, जो बड़े शहर हैं वहाँ हलाल फूड का फेमस है। जैसे मैं ट्यूरिन में रह रहा हूँ तो हमें यहाँ हर किस्म का हलाल फूड अवेलेबल है। गोश्त, रेस्टोरेंट, हमारे जो मसाला जात हैं, हमारे जो ड्रिंक्स हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे ट्यूरिन में अब तकरीबन 15 के करीब या इससे ऊपर मसाजिद होंगी। तो पाकिस्तान की तरह तो नहीं कि हर गली में है, लेकिन हर सिटी के जोन में दो दो तीन तीन मसाजिद हैं। तो बहुत ज़्यादा है मसाजिद भी। और ऐसा इस्लामी गली कोई मसला नहीं है, आपको अपने मज़हब की आज़ादी है, एज फार एज आप किसी को तंग नहीं करते तो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं लगाते। यहाँ की गवर्नमेंट साथ होके आपके, अब जैसे हमारी ईद होती है तो यहाँ की सिटी का मेयर भी आता है अक्सर, क्योंकि एक बड़ा सा मजमा होता है ईद का जहाँ सारे मुसलमान ईद पढ़ते हैं। 3-4 जगह होती है ईद, लेकिन वो किसी जगह मेयर खुद आता है, किसी जगह मेयर के जो राइट हैंड्स होते हैं उनको भेजा जाता है। तो बेसिकली अच्छा एनवायरनमेंट है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जॉब ऑन विजिट वीजा, ओके। जॉब ऑन विजिट वीजा नहीं अलाउ। विजिट वीजा सिर्फ विजिट वीजा पे विजिट के लिए होता है। जॉब के लिए वर्क वीजा होता है। हाँ, अगर आप विजिट पे आके इंटरव्यू दे के जाना चाहते हैं और वो कंपनी स्पॉन्सर करती है तो इट इज समथिंग एल्स। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है क्लोज करते हैं क्योंकि हमारे सवाल हम्म, हो गए काफी। उसमें ये होगा, मैं आपसे ना अलग से वो कुछ वेबसाइट्स मांग लूंगा ताकि वो भी हम उसमें डाल देंगे ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अभी वीडियो मैं के। थोड़ी सी इनके लिए क्लोजिंग कर देता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है कि आप मोस्टली काम खुद कर सकते हैं, कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है वेबसाइट्स में, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स, एम्बेसीज की वेबसाइट्स और जो दीगर वेबसाइट्स हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए कि यार नहीं, मैं चाहता हूँ किसी कंसल्टेंट से हेल्प ले लूँ, तो हमारे इधर कुछ जानने वाले हैं जो ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे कि हम आपको वीज़ा लगा देंगे, नहीं, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे, वो आपको अप्लाई करने में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू देने आप खुद जाएंगे सर। वो बेसिकली आपकी जैसे जैसे हमारे साइबर सिक्योरिटी में भी कंसल्टेंसी होती है, हम उनको हेल्प करते हैं कुछ काम करने। तो इस तरह के कंसल्टेंट्स हैं कुछ। ऑब्वियसली वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आपके लिए काम नहीं करेगा, तो उसके वो चार्जेस लेंगे। लेकिन क्लियरली है कि वो आपको ये नहीं कहेंगे कि हम आपको डायरेक्ट एम्बेसी से वीज़ा लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो आपकी हर तरह की हेल्प कर सकते हैं, एडमिशन अप्लाई करने में, आपकी फाइल जो एम्बेसी की होती है वो तैयार करने में, फाइल अपलोडिंग में। तो उसके लिए आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मैं मेरा नंबर वगैरह ग्रुप में है, मैं यहाँ दे देता हूँ, तो मैं आपको उनसे इन टच करवा दूंगा। मैं इवन चैट में भी लिख देता हूँ, किसी को भी जरूरत है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं हर किसी को पर्सनली हेल्प नहीं कर सकता, कि यार ये मेरा केस देख लो, यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, ये कर दो। तो मैं मतलब इस तरह की हेल्प के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद जॉब में बिजी होता हूँ। एक जनरल इसीलिए मैंने ओवरव्यू ये दिया है, आपको रिकॉर्डेड भी करवा दिया। लेकिन अगर किसी को कस्टम हेल्प चाहिए और डेडिकेटेड, तो मैं आपको उन पर्सन से इन टच करवा दूंगा, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा अपने स्पेसिफिक केस के लिए। ओके शहजाद भाई, आई थिंक आप रोक सकते हैं, क्वेश्चन नहीं है तो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू दाऊद भाई, बड़ा अच्छा लगा। बाकी वो थोड़ा सा मैं आपसे ना मजीद कुछ देख के ना उसको वीडियो अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू ठीक है, बहुत एवरीबॉडी। शुक्रिया। तो थैंक यू। दिस वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उसको मोर ऑर्गेनाइज कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके जी, बाय। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।